नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श का पाठ बड़े भाई साहब इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ और क्वेश्चन आंसर भी पढ़ाऊंगी। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और बच्चों, इससे पहले क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श और संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवज नागरी, DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को बड़े भाई साहब कहानी का मैं सार समझाने जा रही हूँ, यानी सारांश समझाने जा रही हूँ। बड़े भाई साहब मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार आयु में बड़े भाई को अपने बड़े होने की चाह परेशान किए रहती है। उसमें बड़े होने के योग्य गुण चाहे बिल्कुल ना हो, फिर भी वह किस प्रकार बड़प्पन के रास्ते निकाल लेता है। कहानी का सार इस प्रकार है। लेखक का बड़ा भाई 14 वर्ष का था और लेखक 9 वर्ष का था। बड़ा भाई 2 साल फेल हो चुका था, इसलिए वह अब लेखक से केवल 3 दर्जे आगे था। वह पढ़ाई में चाहे कैसा भी हो, लेकिन बड़े होने के नाते लेखक से डांट डपट करना और उस पर निगरानी रखना अपना परम धर्म समझता था। लेखक देखता था कि उसका बड़ा भाई अक्सर किताब खोले बैठा रहता है, परंतु उसका दिमाग कहीं और ही होता है। वह अपनी कॉपियों और किताबों पर चिड़ियों, कुत्तों की तस्वीरें बनाता रहता था या एक ही नाम कई बार लिखता रहता था। इन बेतुकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता था, न ही लेखक बड़े भाई से इसका अर्थ पूछने की हिम्मत रखता था। अब इसमें देखिए कि बड़े भाई किस तरह से नसीहतें लेखक को देते हैं। लेखक का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था, इसलिए वह मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और खूब खेलता था। कभी दोस्तों से गप्पे मारना, कभी झूलने का मजा। परंतु कमरे में पहुंचते ही बड़े भाई साहब पूछते थे, कहाँ थे? उनका रुद्र रूप मतलब गुस्से वाले रूप देखकर लेखक कांप जाता था। वह मौन धारण कर लेता था, वह चुप हो जाता था। इस पर बड़ा भाई स्नेह और रोष भरा उपदेश दिया करता था। कहता था कि अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है। मैं रात दिन आंखें फोड़ता हूँ, तब जाकर यह विद्या आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते। मुझे देखो, मैं कोई खेल तमाशा नहीं देखता, फिर भी एक क्लास में 2-3 साल लगते हैं। तुम यूं ही खेलते रहो तो उम्र बीत जाएगी। इससे तो अच्छा है कि घर चले जाओ। दादा की मेहनत की कमाई यूं बर्बाद ना करो। अब इस पर क्या करता था लेखक? अपना टाइम टेबल बनाता था। बड़े भाई साहब की कड़ी बातें सुनकर लेखक खूब रोता पछताता। भाई ऐसी ऐसी चुभती बातें कहता कि लेखक का कलेजा कांप जाता। वह निराश हो जाता, परंतु कुछ देर बाद फिर से हिम्मत लौट आती। वह पढ़ाई में जी लगाने का इरादा करता। वह नए सिरे से टाइम टेबल बनाता, रोज की दिनचर्या बनाता, उनमें खेलने का समय बिल्कुल भी न रखता। परंतु पहले ही दिन से उस टाइम टेबल की अनदेखी शुरू हो जाती। मैदान की खुली हवा, फुटबॉल और वॉलीबॉल देखते ही वह फिर से मैदान की तरफ दौड़ पड़ता, यानी फिर से वह खेलने के लिए दौड़ पड़ते थे। परिणाम स्वरूप उसे फिर से भाई साहब की नसीहतें यानी विभिन्न तरह की शिक्षा और झिड़कियां सुननी पड़ती। उसके लिए भाई का सामना होना नंगी तलवार जैसा प्रतीत होता था, परंतु वह क्या करे, उससे खेलों का तिरस्कार न हो पाता था। अब क्या हुआ? बड़े भाई साहब का फिर से फेल होना। वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फिर से फेल हो गए। लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आया। लेखक के मन में आया कि बड़े भाई को खूब सुनाए, पूछे कि तुमने पढ़ लिख कर क्या कमा लिया।
परंतु मुंह से शब्द न निकला। हाँ, अब वह बड़े अधिकार से खेलने जाने लगा। यानी अब उसको ऐसा लगा कि चलो हम तो कम भी पढ़ लेते हैं तो मैं फर्स्ट आ जाता हूँ, इसलिए और भी खेलने लगे। बड़े भाई ने भी लेखक की निडरता भांप ली। आखिर एक दिन उसके संयम का बांध टूट गया, मतलब काफी गुस्से में आ गए। लेखक सुबह से दोपहर तक गुल्ली डंडा खेलकर भोजन के लिए आया। बड़े भाई ने उसे आड़े हाथों लिया, यानी गुस्से में आकर उनसे सवाल जवाब किए। उसने कहा, देख रहा है, तो इस साल कक्षा में प्रथम आ गए हो तो तुम्हें घमंड हो गया है, परंतु घमंड रावण का भी नहीं रहा है। जानते हो, रावण चक्रवर्ती राजा था। आज के अंग्रेज भी चक्रवर्ती नहीं हैं। रावण को सभी राजा कहते थे, मगर फिर भी उसका घमंड टूटा। शैतान हो या साहेरूम, सबका अहंकार नष्ट हुआ था। तुमने एक दर्जा क्या पास कर लिया है, तुम्हें घमंड हो गया है। यह पास होना भी अंधे के हाथ बटेर लगना है, परंतु यह बटेर बार बार हाथ नहीं लगती। अब क्या होता है, इस बात से पाठ्यक्रम की मुश्किलें गिनना। अब बड़े भाई साहब बोले, मेरे फेल होने पर न जाओ, यानी मैं जो फेल हो गया हूँ इसके बारे में तुम मत सोचो। मेरी कक्षा में पहुंचोगे तो दांतों पसीने आ जाएगा। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 8-8 हेनरी हुए हैं, दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोरियो चार्ल्स। इन सब के किस्से याद रखते रखते चक्कर आने लगते हैं। ज्योमेट्री बनाने वाले तो व्यर्थ ही छात्रों का खून पीते हैं। बताओ, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो क्या हुआ? परंतु नहीं, इसी रटंत का नाम है शिक्षा। अब रेखा पर लंब गिराने का छात्रों से क्या वास्ता, परंतु परीक्षा पास करने के लिए यह सब खुराफात करनी पड़ती है। यानी इतने बड़े जो इंग्लिश का जो भी होता है, कहाँ स्टोरी वगैरह, उसमें बहुत पात्र का नाम याद रखना पड़ता है और ज्योमेट्री बनाना पड़ता है। यह सब तो करना ही पड़ेगा। अब बताइए, समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने को कहा जाता है। अब उनके भाई कह रहे हैं, बड़े भाई साहब, कि देखो समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। पूछो, यह हिमाकत है कि नहीं? मतलब यह अजीब बात है कि नहीं? जो बात एक ही वाक्य में कही जा सकती है, उस पर इतने पन्ने क्यों खराब करें? यह छात्रों पर सरासर अत्याचार है। अभी तो यह निबंध संक्षेप में है, वरना शायद 100-200 पन्नों में लिखवाते। इन अध्यापकों को जरा भी तमीज नहीं है। और लाला, मेरे दर्जे में आओगे तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैं लाख फेल हो गया हूँ, परंतु अनुभव में तुमसे बड़ा हूँ। भाई साहब के ये तिरस्कार वचन सुनकर लेखक को भोजन बेस्वाद लगने लगा। वह ऊंचे दर्जे की पढ़ाई का भयंकर चित्र सुनकर भयभीत हो उठा, यानी डर गया, परंतु फिर भी उसकी रुचि पुस्तकों की ओर न बन सकी। अब वह चोरी चोरी खेलने जाने लगा। अब क्या होता है, अगले साल बड़े भाई फिर फेल हो गया, अगले साल बड़ा भाई फिर फेल हो गया, जबकि लेखक दर्जे में प्रथम आया, फर्स्ट आया। बड़े भाई ने इस बार दिन रात मेहनत की थी, एक एक शब्द चाट गया था, फिर भी फेल हो गया। परिणाम सुनकर वह रो पड़ा, लेखक भी रो पड़ा, क्योंकि भाई को देखा रोते हुए तो लेखक भी रो पड़ा। उससे भाई पर दया आने लगी। अब दोनों में बस एक ही कक्षा का अंतर रह गया। लेखक के मन में विचार आया कि कहीं बड़ा भाई अगले साल भी फेल हो गया तो दोनों एक ही दर्जे में हो जाएंगे, फिर यह कहाँ से मेरी फजीहत करेगा। मतलब यह सब मन में उनको आ जाता है कि चलो अच्छा है, मेरे बड़े भाई फिर एक ही क्लास में हमारे ही साथ आ जाए तो फिर वो गुस्सा नहीं करेंगे मेरे ऊपर। फेल होने के बाद बड़ा भाई नरम पड़ गया, यानी जो पहले रोब था उनके अंदर, वह सब रोब खत्म हो गया और नरम हो गया। उसे समझ आया कि अब उसका लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रहा। लेखक की स्वच्छंदता बढ़ने लगी। अब क्या हुआ, और भी लेखक जो है स्वच्छंद हो गए और भी आजाद जैसे खेलने लगे। अब उसे कनकौवे उड़ाने का शौक लग गया, मतलब पतंग उड़ाने का उनको शौक हो गया। वह पूरा दिन पतंगबाजी खेल में लगाने लगा। हाँ, वह यह बराबर ध्यान रखता था कि कहीं उसका भाई उसे देख न ले। वह उनका अदब और सम्मान पूरा बनाए रखता था। अब आगे बता रहे हैं,
कि पतंग लूटते हुए पकड़े जाना। एक संध्या को मतलब एक शाम को लेखक हॉस्टल से दूर कनकौआ लूटने दौड़ा जा रहा था, मतलब पतंग को लूटने दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी। बालकों की सेना झाड़ूदार बांस और लग्गी उठाए हुए बेतहाशा दौड़ी जा रही थी। सहसा बड़े भाई ने लेखक को देख लिया। उसने लेखक का हाथ पकड़ लिया, बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले का कनकौआ लूटते तुम्हें शर्म नहीं आती? 8वीं में पढ़ते हो, कुछ अपनी पोजीशन का भी ख्याल रखो। एक जमाना था जब 8वीं पास लोग नायब तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हो जाते थे। आजकल कितने ही मिडिलची अखबारों के संपादक हैं और तुम इनके साथ कनकौए लूटने भागे जा रहे हो। माना कि तुम जहीन हो और कल को यह भी हो सकता है कि तुम मेरी जमात में आ जाओ या मुझसे आगे निकल जाओ, फिर भी यह नहीं समझना कि मुझे तुमसे कुछ कहने का हक नहीं है। भाई बोला, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, तुम मेरे तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। तुम चाहे MA डिलीट और डीफिल और डिलीट क्यों न हो जाओ, पर समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। हमारे दादा और अम्मा कहाँ अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे दादा और अम्मा कोई अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी हम पढ़े लिखों को समझाने का हक उनको है। भगवान न करे मैं बीमार हो जाऊं, तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे, तुम दादा को तार करने के सिवा कुछ न करोगे। परंतु तुम्हारी जगह दादा हो तो बिल्कुल ना घबराएं, वे खुद मर्ज पहचान कर इलाज कर लेंगे या डॉक्टर को बुलाएंगे। हम तुम तो महीनों भर के खर्च का हिसाब किताब भी नहीं जानते, परंतु दादा ने हमारे खर्च से भी आधे में अपनी उम्र का बड़ा भाग नेक नामी से बिता दिया है। हमारे हेडमास्टर को ही ले लो, वह पढ़ा लिखा है, 1000 से भी अधिक पैसे कमाता है, किंतु उसका घर खर्च उसकी माँ ही चलाती है। इसलिए भाईजान, गरुड़ को दिल से निकाल डालो, यानी घमंड को दिल से निकालो। मैं तुझे बेराह न चलने दूंगा, मतलब इस तरह से जो तुम भटक गए हो मैं तुम्हें चलने नहीं दूंगा। यदि न माना तो थप्पड़ भी रसीद कर दूंगा, थप्पड़ भी मैं मार सकता हूँ तुम्हें। लेखक को बड़े भाई की यह नई युक्ति बहुत अच्छी लगी। वह उसके सामने झुक गया। उसे सचमुच लघुता का अनुभव हुआ, मतलब छोटेपन का अनुभव हुआ। बोला, आपको कहने का पूरा अधिकार है। यह सुनते ही बड़े भाई ने लेखक को गले से लगा लिया। बोला, मैं कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता, मतलब पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, पर क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं। तभी एक कटा हुआ कनकौआ ऊपर से गुजरा, यानी एक पतंग वहां से कटा हुआ ऊपर से गुजरा। बड़े भाई ने लपक कर उसे पकड़ लिया। वह बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ा, लेखक भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो यह था सारांश। इस सारांश में आप लोग देखें कि किस तरह बड़े भाई अपना फर्ज निभाते हैं, छोटे भाई को हमेशा चाहते हैं कि वह गलत रास्ते पे नहीं जाए, पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े। और अभी मैं बच्चों आप लोगों को पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। उत्तर, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि वह नियम बनाकर दिन रात पढ़ा करेगा तथा खेल कूद बिल्कुल छोड़ देगा, परंतु खेल कूद में गहरी रुचि तथा पुस्तकों में अरुचि होने के कारण वह इसका पालन न कर सका। दूसरा प्रश्न, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। उत्तर, छोटा भाई दिन भर गुल्ली डंडा खेलकर बड़े भाई के सामने पहुंचा तो बड़े भाई ने गुस्से में उसे खूब लताड़ा, मतलब उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा किया, उसे घमंडी कहा और सर्वनाश होने का डर दिखाया, यानी अगर तुम पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, यानी सब कुछ नाश हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। उसने उसकी सफलता को भी तुक्का बताया और आगे की पढ़ाई का भय दिखलाया। तीसरा प्रश्न, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। उत्तर, बड़े भाई को अपनी इच्छाएं इसलिए दबानी पड़ती थी क्योंकि उसे अपने छोटे भाई को सही राह पर चलाना था। वह खुद बेराह चलता तो उसकी रक्षा कैसे करता।
यह कर्तव्य बोध उसके सिर पर था। चौथा प्रश्न, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? उत्तर, बड़े भाई साहब छोटे भाई को दिन रात पढ़ने तथा खेलकूद में समय न गंवाने की सलाह देते थे। वे बड़ा होने के कारण उसे राह पर चलाना अपना कर्तव्य समझते थे। पांचवा प्रश्न, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? उत्तर, लेखक ने भाई के नरम व्यवहार का भरपूर फायदा उठाया। उसने पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया, मनमानी करना शुरू कर दी तथा पतंगबाजी का चस्का लगा दिया। वह भाई की नजरें बचाकर दिन रात पतंगे उड़ाने लगा। ख का है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न है, बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, बड़े भाई की डांट फटकार से छोटे भाई को कभी सीख नहीं मिली। उसने डांट खाकर एक बार टाइम टेबल तो बनाया किंतु उस पर अमल नहीं किया। वह जब भी कक्षा में अव्वल आया बिना मेहनत के आया। वह कहता भी है, मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज होता है, मतलब आश्चर्य होता है। वास्तव में डांट डपट से छोटे भाई का आत्मविश्वास कम ही हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि अगर बड़े भाई उसे न डांटते फटकारते तो भी वह कक्षा में अव्वल आता। दूसरा प्रश्न, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? उत्तर, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने शिक्षा की रटंत प्रणाली पर तीखा व्यंग्य किया है। मतलब शिक्षा प्रणाली एक रटंत विद्या है, केवल याद करने से कुछ नहीं हो जाता है, इस पर व्यंग्य किया है। कहानी का बड़ा भाई एक बेचारा दीन पात्र है जो पाठ्यक्रम के एक एक शब्द तो तोते की तरह रटता रहता है। वह किसी भी शब्द को दिमाग तक नहीं पहुंचने देता। वह न तो विषय को समझता है और न समझते हुए विषय को अपनी भाषा में कहना जानता है। इस कारण वह 24 घंटे पढ़ते पढ़ते निस्तेज हो जाता है, फिर भी परीक्षा में पास नहीं हो पाता। मेरे विचार से ऐसी शिक्षा व्यर्थ है। तीसरा प्रश्न, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है अथवा जीवन की समझ व्यवहारिक अनुभव से आती है? बड़े भाई साहब के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ पुस्तकें पढ़ने से नहीं अपितु दुनिया देखने से आती है। जिसे जीवन जीने का अनुभव अधिक है वही समझदार माना जाता है। इसलिए माँ बाप दादा दादी कम पढ़ लिख कर भी अधिक ज्ञान और समझ रखते हैं। वे घर खर्च बीमारी और अन्य प्रबंध करने में पढ़े लिखों से भी अधिक कुशल होते हैं। हेडमास्टर से भी अधिक कुशल उनकी बूढ़ी माँ थी जिन्होंने अपने सुशिक्षित पुत्र की अव्यवस्था को संभाल लिया। चौथा प्रश्न, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई अथवा छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा कब उत्पन्न हुई? क्या वह उचित थी? उत्तर, बड़े भाई ने छोटे भाई को प्रभावित करने के लिए अनुभव और बड़प्पन का महत्व समझाया। उसने बताया कि आदमी को तजुर्बे से समझ आती है, पढ़ने लिखने से नहीं। इसके लिए उसने अपनी अम्मा और दादा का उदाहरण दिया। वे कम पढ़ लिख कर भी उम्र के कारण अधिक समझदार हैं। फिर उसने बीमारी के इलाज, घर खर्च और शेष प्रबंधों का उदाहरण दिया। उसने बताया कि कैसे सुशिक्षित हेडमास्टर के घर का सारा सुप्रबंध उनकी बूढ़ी माँ करती है। इन सब युक्तियों को सुनकर छोटे भाई का हृदय प्रभावित हो गया। उसे बड़ा होने के कारण अपने बड़े भाई पर श्रद्धा हो गई। पांचवा प्रश्न, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए अथवा कहानी के आधार पर बड़े भाई साहब के स्वभाव की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए अथवा बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं क्या थी? उनमें से छोटे भाई को किससे सहायता मिली? उत्तर, बड़ा भाई महत्वाकांक्षी है। वह बड़ा होने का सम्मान चाहता है। वह अपने आप को अपने छोटे भाई का संरक्षक सिद्ध करने के लिए जी जान लगा देता है। घोर परिश्रमी और धुनी, बड़ा भाई चाहे पढ़ाई करने की ठीक विधि न जानता हो किंतु उसके परिश्रम और धुन में कोई कोर कसर नहीं रहती।
वह 3-3 बार फेल होकर भी उसी धुन से पढ़ता रहता है। वह दिन रात पढ़ता है। उसकी तपस्या बड़े-बड़े तपस्वियों को भी मात करती है। वाक्पटुता। बड़ा भाई उपदेश देने और बातें बनाने में बहुत कुशल है। वह अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए हर तर्क जुटा लेता है। कभी वह घमंडियों के नाश की बात करता है, कभी बड़ी कक्षा की पढ़ाई को कठिन बताता है, कभी परीक्षकों को बुरा कहता है, कभी पढ़ाई लिखाई को बेकार कहता है, कभी अपनी समझदारी की डींग हाँकता है और कभी उम्र और अनुभव को महत्वपूर्ण कहता है, परंतु वह स्वयं को बड़ा सिद्ध करके ही मानता है। छठा प्रश्न, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? उत्तर, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उसके अनुसार अनुभव से ही जीवन की सही समझ विकसित होती है। उसी से जीवन के सारे महत्वपूर्ण काम सधते हैं। बीमारी हो, घर खर्च चलाना हो या घर के अन्य प्रबंध करने हो, इसमें उम्र और अनुभव काम आता है, पढ़ाई लिखाई नहीं। लेखक की अम्मा, दादा और हेडमास्टर साहब की बूढ़ी माँ के उदाहरण सामने हैं। वहाँ उम्र और अनुभव काम आते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं। 7वां प्रश्न है, बताइए पाठ के किन किन अंशों से पता चलता है कि क का छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है, ख का भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है, ग का भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है और घ का भाई साहब छोटे भाई का भला चाहता है। तो क का उत्तर है छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है। तो इसका उत्तर है, फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौए उड़ाता था। माझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उसका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। ख का भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। इसका उत्तर है, मैं सचमुच 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और DLT क्यों न हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। ग का भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। उत्तर, संजोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ चला आता था। भाई साहब लंबे हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे दौड़ रहा था। घ का है, भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। इसका उत्तर है, तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यो न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। अब ग का रहेगा आशय स्पष्ट करने के लिए। पहला, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। उत्तर, बड़ा भाई छोटे भाई के घमंड को तोड़ने के लिए कहता है, तुम कक्षा में प्रथम आकर यह न सोचो कि इससे तुमने बहुत बड़ी सफलता पा ली है और मैं असफल हो गया हूँ। वास्तव में बड़ी चीज है बुद्धि का विकास। उसमें तुम अभी छोटे हो, तुम्हें मेरे जितनी समझ नहीं है। देखो, मैं रावण और अंग्रेजों की शक्ति के अंतर को भी जानता हूँ। मेरी बुद्धि विकसित है, तुम अबोध हो, घमंडी हो। दूसरा है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुरकियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। उत्तर, लेखक खेलकूद, सैर सपाटे और मटर गश्ती का बड़ा प्रेमी था। उनका बड़ा भाई इन सब बातों के लिए उसे खूब डांटता डपटता था, उसे घुड़कियां देता था, तिरस्कार करता था, परंतु फिर भी वह खेल कूद को नहीं छोड़ सकता था। वह खेलों पर जान छिड़कता था। जिस प्रकार विविध संकटों में फंसकर भी मनुष्य मोह माया में बंधा रहता है, उसी प्रकार लेखक डांट फटकार सहकर भी खेल कूद के आकर्षण से बंधा रहता था। तीसरा प्रश्न है, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने।
उत्तर, जिस प्रकार मकान को मजबूत बनाने के लिए नींव को मजबूत बनाया जाता है, उसी प्रकार शायद बड़े भाई साहब हर कक्षा को 1 साल में नहीं 2-2 सालों में पास करते थे ताकि उनकी पढ़ाई बहुत मजबूत हो। यह बड़े भाई साहब की नालायकी पर व्यंग है। चौथा है, आंखें आसमान की ओर थी और मन आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। उत्तर, लेखक पतंग लूटने के लिए आकाश की ओर देखता हुआ दौड़ा जा रहा था। उसकी आंखें आकाश में उड़ने वाली पतंग रूपी यात्री की ओर थी, अर्थात उसे पतंग आकाश में उड़ने वाली दिव्य आत्मा जैसी मनोरम प्रतीत हो रही थी। वह आत्मा मानो मंद गति से झूमती हुई नीचे की ओर आ रही थी। आशा यह है कि कटी हुई पतंग धीरे धीरे धरती की ओर गिर रही थी। लेखक को कटी पतंग इतनी अच्छी लग रही थी मानो वह कोई आत्मा हो जो स्वर्ग से मिलकर आई हो और बड़े भारी मन से किसी दूसरे के हाथों में आने के लिए धरती पर उतर रही हो। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा और समरी प्लस क्वेश्चन आंसर जो भी है सब एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा बच्चों। और आप मेरे चैनल देव नागरिक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।